भारी मतों से पराजित किया। महाराजगंज से लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश की पार्टी के उम्मीदवार पीके शाही को पराजित किया, जबकि पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह कि गुजरात की दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में थी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज की सीट आरजेडी के खाते में, जबकि टीएसपी के खाते में थी हावड़ा की सीट। बुधवार को दिल्ली पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में 2014 में बीजेपी कांग्रेस को हराने का काम करेगी। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी पार्टी के दूसरे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिले। आडवाणी को नरेंद्र मोदी का अंदर खाने विरोधी माना जाता है। हालांकि आडवाणी ने पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नरेंद्र मोदी को बनाए जाने के लिए सहमति जता दी है। बीजेपी में अंदरूनी झगड़े के तेज होने के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर है। गुजरात में बीजेपी ने दोनों लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत पर पार्टी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी की जीत कांग्रेस के लिए चेतावनी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में बहुत मेहनत की है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस बीच दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद यह संदेश दे दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत करने में वह कहीं भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हुए 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में पार्टी की जीत के प्रति इस कदर आश्वस्त थे कि वह दोनों सीटों पर प्रचार में भाग लेने तक नहीं गए। उन्होंने दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह लोगों के कांग्रेस और केंद्र सरकार के प्रति गुस्से का नतीजा है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस और केंद्र सरकार के लिए अल्टीमेटम है। आने वाला समय बीजेपी का है और 2014 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। गुजरात उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद शायद ये असर है नरेंद्र मोदी को अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परवाह नहीं है। इस बात की एक बानगी बुधवार को देखने को मिली। आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे मोदी और नीतीश ने एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखा तक नहीं। मोदी जब सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे तो नीतीश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात कर रहे थे, लेकिन मोदी दोनों के सामने से निकल गए। इस दौरान न तो नीतीश और न ही मोदी ने एक दूसरे को देखा। हालांकि इससे पहले कई मौकों पर नीतीश और मोदी आमने सामने आए और लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। इलाहाबाद की हंडिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सीएम अखिलेश यादव और उनके सरकार की लाज बचा ली। इस सीट पर सपा का कब्जा बरकरार है। सपा प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ने 26,817 वोट पाकर विजय हासिल की है। इलाहाबाद की हंडिया विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रशांत कुमार सिंह ने पहले ही राउंड से बढ़त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया वह आखिरी तक बरकरार रहा। प्रशांत कुमार सिंह ने यहां बीएसपी के डॉक्टर पंकज त्रिपाठी को 26,817 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। प्रशांत को कुल 81,655 वोट मिले, जबकि बीएसपी के डॉक्टर पंकज त्रिपाठी को 54,838 वोट हासिल हुए। ये जीत जनता की है, पार्टी की है, कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके हमें जीत दिलाई। हालांकि पिछले साल हुए आम चुनाव के मुकाबले सपा को इस बार करीब 7,000 वोट कम मिले हैं। 2012 में हुए चुनाव में सपा ने 88,000 वोट हासिल किए थे, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर थी और उसे 21,000 ही वोट मिले थे। हंडिया में घोषित हुए नतीजों में बीएसपी को छोड़कर बाकी कोई उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सका। बीजेपी यहां चौथे स्थान पर रही, लेकिन उनके उम्मीदवार विद्याकांत तिवारी को सिर्फ 3809 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अमृतलाल बिंद को 2880 वोट मिलकर 5वें स्थान पर रहे। 2 जून को हुए उपचुनाव में यहां 13 उम्मीदवार मैदान में थे। पिता की सीट पर पहली बार विधायक चुने गए प्रशांत कुमार सिंह ने जीत का श्रेय अखिलेश यादव और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। राजधानी दिल्ली में बुलाए गए आंतरिक सुरक्षा के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने भाग लिया। दोनों ही सूबों के सरदारों ने अपनी सरकार और पुलिस प्रशासन के अच्छे काम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ केंद्रीय सहायता और आर्थिक पैकेज की भी गुहार की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने महाकुंभ समारोह के सफलतापूर्ण किए जाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।
साथ ही ये भी कहा कि 6 महानगर मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में प्रदेश सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जांच को अलग अलग कर दिया है। सभी 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच का गठन किया गया है और ये भी कहा कि नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार से नई बटालियन के गठनों की मांग भी की, जिसके लिए प्रदेश सरकार निःशुल्क भूमि देने को तैयार है। वहीं उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने यूपी के तर्ज पर केंद्र सरकार से 1000 करोड़ का पैकेज तो नहीं मांगा, लेकिन ये जरूर कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार को 90% धनराशि खर्च करनी चाहिए। एक हमने बंदे उठाए कि इनको बॉर्डर रोड की तरफ ठीक हो, क्योंकि हमारी 4 धाम यात्रा भी उससे प्रभावित होती है। दूसरा मैंने कहा कि जो हमारे जो सीमांत ब्लॉक है, सीमांत जनपद है, वहाँ पे असंतोष नहीं फैलना चाहिए युवाओं। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने नेपाल और चीन से जुड़ी सीमा की समस्या ही नहीं गिनाई, बल्कि ये भी कहा कि यूपी के रास्ते आईएसआई के स्लीपर सेल देवभूमि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी चिंता सबसे बड़ी है। अब लगने लगे हैं सपा के मंत्री और विधायकों पर भी घोटाले के आरोप। लोकायुक्त ने भेजा राज्य मंत्री के साथ 3 विधायकों को नोटिस। मामला विधायक निधि के दुरुपयोग का है। रायबरेली से राज्य मंत्री मनोज पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी उनको लोकायुक्त ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उनको ये बताना होगा कि उन्होंने अपनी विधायक निधि का पैसा एक ऐसी संस्था को क्यों दे दिया जो सरकारी गजट में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। मामला रायबरेली से जुड़ा हुआ है, जहां मंत्री जी के साथ 3 अन्य सपा विधायक रामलाल अकेला, देवेंद्र प्रताप सिंह और सुरेंद्र विक्रम सिंह ने उस संस्था को विधायक निधि का काम देने की सिफारिश सीडीओ से की, जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। और इस कंपनी का काम कर रहे जेई अरुण कुमार शुक्ल, जिनके पास 2 अन्य विभागों का भी चार्ज है, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, जिनकी जांच लोकायुक्त के यहाँ चल रही थी। और इसी जांच की जद में आए ये मंत्री अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ अपने मंत्रियों पर लगे घोटाले के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी सरकार बसपा पे चल रही जांच को क्या गति देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश में काफी अरसे से बंद पड़ा जनता दरबार फिर से शुरू हुआ। ये बात और है कि जनता की समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो जनता की समस्या सुनने के लिए कई कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी थी। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आंसुओं का सैलाब, दर्द का पहाड़, अनसुने वादों का दंश हर तरफ दिख रहा था। किसी को नौकरी की दिक्कत है तो कोई दबंगों से परेशान है। लोगों को उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री के दहलीज पर उनका दर्द अंजाम तक पहुंचेगा, पर काम न होने की दिक्कत बार बार मिलते आश्वासनों ने लोगों को नाउम्मीद कर दिया। कोई जनता दरबार में 10 बार आ चुका है तो कोई 1 साल से लगातार आ रहा है, पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। किसानों को ही देखिए, मुख्यमंत्री से 10 बार गुहार कर चुके हैं, पर इलाहाबाद में उनकी जमीन का अधिग्रहण रुक नहीं रहा। वहीं संभल से आया सत्यपाल यादव पिछले 1 साल से अपने बेटे की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दौड़ रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री से भी मिला, पर मिला उसे सिर्फ आश्वासन। 3 बार भैया जी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई, उनके हाथ में एप्लीकेशन दे दिया, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। लोगों को उम्मीद है कि उनके आंसुओं की बाढ़ को कम करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश काफी होंगे। जनता दरबार में मुख्यमंत्री हो या ना हो, इस उम्मीद से लोग आते हैं कि उनकी सुनवाई होगी, पर लोगों के दर्द बढ़ रहे हैं और दर्द के साथ आवेदन पत्र भी। ये आवेदन पत्र कहाँ जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, ये किसी को पता भी नहीं चल रहा। लोग आए आंसुओं के सैलाब के साथ, ये साबित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी और प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है। अब सरकार को ये सोचना होगा कि ये शिकायतें सियासी शिकवे में बदल न जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव और पंचायती राज मंत्री बलराम यादव आज जय गुरुदेव बाबा के सत्संग में आजमगढ़ पहुँचे। आजमगढ़ पहुँचे लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव और पंचायती राज मंत्री बलराम यादव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जय गुरुदेव के सत्संग में पहुंचे। शायद 2014 में साधुओं की भी जरूरत पार्टी को पड़ेगी। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जहां आजमगढ़ से लखनऊ तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त रहने का वादा किया है, तो वहीं बेरोजगारी भत्ते और नौकरी देने के नाम पर अपनी पार्टी की नीतियों को पूरा करने का वादा किया। मिशन 2014 को सफल बनाने के लिए जहां समाजवादी पार्टी सत्संग में भी जाना पसंद कर रही है, तो वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारों को जहां नौकरी देने की बात कही है और न देने पे बेरोजगारी भत्ता को कायम रखने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेगुनाहों के नाम पर आतंकवादियों को छोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार से सहमति लेकर ये मुकदमे वापस ले रही है। साथ ही साथ कोर्ट ने उन आतंकवादियों की लिस्ट भी मांगी है जिन्हें राज्य सरकार
छोड़ने के लिए सहमत जता चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आतंकवादियों को छोड़े जाने के मामले में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन आतंकवादियों को छोड़े जाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, क्योंकि आतंकवादी संबंधित धाराएं केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया था कि इन आतंकवादियों की कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। ऐसे में इन आतंकवादियों को राज्य सरकार कैसे छोड़ सकती है? उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि कौन कौन मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट दें। और दूसरा ये पूछा है कि क्या भारत सरकार से परमिशन ली गई थी कि ली गई है, और मुकदमा वापस करने का आधार क्या है। और साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि इन आतंकवादियों को छोड़ने से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 2 दिन बाद यानी 7 जून नियत की गई है। वैसे सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला खुद प्रदेश सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के दौरान बने पार्कों और स्मारकों में खाली पड़ी जगहों के उपयोग के बाद अब सरकारी विभागों और संस्थाओं में खाली पड़ी जगहों के उपयोग की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। यही नहीं, जमीनों का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि संबंधित अधिकारियों को इन जमीनों के उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब खाली पड़ी जगहों पर कब्जे का खेल नहीं चलेगा। माया सरकार के दौरान बने पार्क और स्मारकों में खाली पड़ी जमीनों का उपयोग शुरू करने के बाद अब अखिलेश यादव ने प्रदेश में खाली पड़ी जमीनों का डाटाबेस तैयार करने का आदेश दे दिया है। सरकार ने वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के विकास के एजेंडे में खाली पड़ी जमीनों पर जनता से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने, मसलन फैक्ट्रियों की स्थापना, सरकारी कार्यालयों का इस्तेमाल, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास जैसे कार्यों को शामिल किया है। मुख्य सचिव के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग ने जिलों में शासकीय विभागों और संस्थाओं के पास जमीनों का डाटाबेस बनाकर उद्योग बंधु की वेबसाइट पर लोड करने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, इनके उपयोग के लिए कई विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र भी लिखा गया है। हालांकि इस मसले पर विपक्ष का दावा है कि खाली जमीनों का रिकॉर्ड तो पहले से ही सरकार के पास होता है। केंद्र की योजनाओं के लिए जमीन तो दे नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी दाल में कुछ काला जरूर है। बीजेपी ने इसके पीछे सरकार की साजिश होने का दावा किया है। से खाली पड़ी हुई जमीनों का ब्यौरा एकत्रित करने के पीछे का उद्देश्य उन जमीनों को अपने या अपने लोगों के नाम से हड़पने का प्रयास। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार इनका रिकॉर्ड लेकर या तो इन्हें अपने करीबियों में बांटेगी या उन पर कब्जे किए जाएंगे। बहरहाल इस मसले पर राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन सरकार के ये आदेश अधिकारियों पर कितने कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मसले पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की 12वीं के परीक्षा के परिणामों ने आज एक बात और साबित कर दी है कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों से अब यूपी बोर्ड के छात्र ज्यादा पीछे नहीं हैं। जी हां, जहां लगभग 93% रिजल्ट के साथ आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है, वहीं लड़कियां इस बार फिर लड़कों से आगे रही हैं। उत्तर प्रदेश की 12वीं की परीक्षा के परिणाम आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज घोषित हो गए, जहां इस बार लाखों की तादाद में छात्रों के भविष्य का निर्णय होना था। वहीं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का रिजल्ट 92.68 गया है, जिसमें इस बार फिर लड़कियां आगे रही हैं और लड़कियों का रिजल्ट 96.32 रहा, वहीं लड़कों का 89.79, जहां इस बार लखनऊ के हर्षित ने 96.8% मार्क्स लाकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और राजधानी के ही हर्षित ने कड़ी मेहनत कर मेरिट में आकर ये बात साबित कर दी कि जहां चाह वहीं रहा, जहां कई छात्रों को इस बात से निराशा भी रही कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं जा पाया। लेकिन ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि इस बार ये रिजल्ट 90% से भी ऊपर गया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जहां इस बार 90% से भी ज्यादा गया है, वहीं लखनऊ के हर्षित श्रीवास्तव ने 96.8% लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में राजधानी का नाम रोशन कर दिया है। देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस बार के नतीजों ने ज्यादातर छात्रों को खुश होने का मौका दे दिया। बोर्ड के इतिहास में पहली बार 90% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के नतीजों ने ज्यादातर स्टूडेंट को खुश होने का मौका दे दिया।
12वीं के इम्तिहान में इस बार रिकॉर्ड 92.68% स्टूडेंट पास हुए हैं। बोर्ड के इतिहास में पहला मौका है जब 90% से ज्यादा छात्रों को कामयाबी मिली है। लड़कियां इस बार भी लड़कों से आगे हैं। इस बार कुल 96.32% लड़कियां और 89.79% लड़के पास हुए हैं। अखिलेश यादव सरकार के निर्देश पर बोर्ड ने इस बार पॉजिटिव प्लस मार्किंग की थी। इसी वजह से रिजल्ट रिकॉर्ड तोड़ रहा।